राजस्थान, दिन में लाखों पर्यटकों की मुस्कुराहट से भरी एक धरती। लेकिन इसी राजस्थान में एक ऐसी जगह भी है जहां सूरज ढलते ही सरकार खुद लोगों को बाहर निकालने लगती है। शाम के ठीक 6:55 किले के बाहर मौजूद गार्ड की आवाज़ गूंजती है, सभी लोग बाहर आ जाइए, गेट बंद होने वाला है। पहले तो यह एक सामान्य घोषणा लगती है, लेकिन अगले 5 मिनट में पूरा शहर खाली हो जाता है। पर्यटक चले जाते हैं, दुकानदार ताले लगा देते हैं और फिर भानगढ़ अकेला रह जाता है। यह कोई लोक कथा नहीं है, यह कोई फिल्म का सीन भी नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा लगाया गया वास्तविक बोर्ड है जो सूर्यास्त के बाद एक ऐसे ऐतिहासिक परिसर में प्रवेश करने से मना करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या सचमुच इन खंडरों में आज भी किसी श्राप की गूंज सुनाई देती है? क्या यहाँ किसी राजकुमारी की अधूरी कहानी अब भी भटकती है? क्या किसी तांत्रिक का श्राप 400 साल बाद भी जिंदा है? या फिर यह सब हमारे अपने दिमाग का खेल? अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा यह शहर आज सिर्फ पत्थरों का ढेर दिखाई देता है, लेकिन 400 वर्ष पहले यही जगह राजपूताना के सबसे समृद्ध नगरों में गिनी जाती थी। यहाँ हीरे जवाहरात बिकते थे, विदेशी व्यापारी आते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थी और गलियों में जीवन धड़कता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर हमेशा के लिए उजड़ गया? दिलचस्प बात यह है कि इतिहास इस सवाल का पूरा जवाब नहीं देता। जहां इतिहास चुप हो जाता है, वहीं से लोक कथाएं बोलना शुरू करती है। एक कहानी एक तपस्वी के श्राप की कहानी, दूसरी कहानी एक खूबसूरत राजकुमारी और एक खतरनाक तांत्रिक की। दोनों कहानियां अलग हैं, लेकिन दोनों का अंत एक ही है, भानगढ़ का विनाश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने इस पूरे रहस्य को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसी अदृश्य ध्वनि तरंगें जिन्हें इंसान सुन भी नहीं सकता, वो हमारे दिमाग को ऐसा महसूस करा सकती हैं जैसे हमारे बिल्कुल पास कोई मौजूद हो। तो आखिर सच क्या है? क्या भानगढ़ सचमुच श्रापित है? क्या ये सिर्फ लोक कथाओं की ताकत है, या विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझा दिया है? आज हम किसी अंधविश्वास को साबित करने नहीं आए हैं और न ही किसी कहानी को झूठा कहने। आज हम इतिहास के दस्तावेजों, स्थानीय लोगों की मान्यताओं, पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड्स और आधुनिक विज्ञान, इन सभी को एक साथ रखकर भानगढ़ की सबसे बड़ी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, बल्कि सच होता है। जरा कल्पना कीजिए, आज जिन टूटी हुई दीवारों के बीच सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है, 450 साल पहले यही जीवन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता था। घोड़ों की टापें, बाजारों की चहल पहल, मंदिरों की घंटियां और राजमहलों की शान। भानगढ़ कभी एक खंडर नहीं था, यह राजपूताना का एक चमकता हुआ सपना था। साल था 1573। दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे मुगल सम्राट अकबर। पूरा उत्तर भारत राजनीतिक बदलावों की दौर से गुजर रहा था। इसी समय आमेर के राजा भगवंत दास ने एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया। यह नगर किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए बनाया जा रहा था। वही माधो सिंह जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली राजपूत परिवार का हिस्सा बने और जिनके बड़े भाई राजा मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से गिने जाते थे। कल्पना कीजिए, अरावली की पहाड़ियों के बीच एक पूरी तरह योजनाबद्ध शहर, ऊंची सुरक्षा दीवारें, विशाल प्रवेश द्वार, चौड़ी सड़कें, सजाए हुए बाजार, शानदार मंदिर, राजमहल, बाग बगीचे और हजारों लोगों की रौनक। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, यह अपने समय का एक आधुनिक स्मार्ट सिटी था। इस शहर की सुरक्षा अपने समय से कहीं आगे थी। 3 दिशाओं से प्राकृतिक सुरक्षा, क्योंकि चारों ओर ऊंची अरावली की पहाड़ियां थी और जिस दिशा से दुश्मन आ सकता था वहां बनाए गए थे 5 विशाल सुरक्षा द्वार। हनुमान द्वार, लाहौरी द्वार, अजमेरी द्वार, फूलबाड़ी द्वार और दिल्ली द्वार। इन दरवाजों को पार करना किसी भी आक्रमणकारी के लिए आसान नहीं था। आज जिस रास्ते पर सिर्फ टूटे हुए पत्थर दिखाई देते हैं, कभी वही भानगढ़ का दिल हुआ करता था, जोहरी बाजार। सुबह होते ही यहाँ सड़क रंगों से भर जाती थी। दूर दूर से व्यापारी आते थे। कहीं हीरे जवाहरात बिक रहे होते, कहीं इत्र, कहीं रेशमी वस्त्र, तो कहीं तलवारें और कवच।
भानगढ़ सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन भानगढ़ की सबसे बड़ी ताकत उसकी दौलत नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसकी इंजीनियरिंग। अरावली से उतरने वाले वर्षा जल को पत्थरों से बने विशेष मार्गों के माध्यम से पूरे शहर में पहुंचाया जाता था। जल संग्रहण की ऐसी व्यवस्था की तारीफ आज भी पुरातत्व विशेषज्ञ करते हैं। सोमेश्वर मंदिर के पास बना विशाल कुंड आज भी उस अद्भुत योजना की गवाही देता है। राजमहल, शहर का सबसे ऊंचा और सबसे शानदार भवन, यह सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं था, यह भानगढ़ की समृद्धि का चेहरा था। यहीं से शासन चलता था, यहीं उत्सव मनाए जाते थे और यहीं भविष्य की योजनाएं बनाई जाती थी। शायद उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यही महल सिर्फ टूटे हुए पत्थरों में बदल जाएगा। लेकिन इतिहास हमें एक अजीब बात बताता है, इतना समृद्ध, इतना सुरक्षित, इतना व्यवस्थित शहर आखिर अचानक उजड़ा कैसे? क्या कोई बड़ा युद्ध हुआ था? क्या कोई भूकंप आया था? क्या महामारी फैली? या फिर वास्तव में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी श्राप कहते हैं? इतिहास के उपलब्ध अभिलेख बताते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत तक भानगढ़ की रौनक कम होने लगी थी और जब 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस क्षेत्र को अपने अधीन लिया, तब तक भानगढ़ लगभग वीरान हो चुका था। लेकिन इतिहास सिर्फ इतना बताता है कि शहर उजड़ गया, इतिहास यह नहीं बताता कि क्यों। और जब इतिहास जवाब देना बंद कर देता है, तब जन्म लेती हैं कहानियां, ऐसी कहानियां जो पीढ़ियों तक लोगों की जुबान पर जिंदा रहती हैं। भानगढ़ की भी ऐसी ही दो कहानियां हैं। पहली एक ऐसी तपस्वी की जिसके एक श्राप ने पूरे नगर की किस्मत बदल दी, और दूसरी एक राजकुमारी और एक तांत्रिक की। अगर आप आज भानगढ़ जाएं और स्थानीय लोगों से एक ही सवाल पूछें, क्या सचमुच यह जगह श्रापित है, तो अधिकांश लोग किसी तांत्रिक का नाम लेने से पहले एक संत का नाम लेते हैं, गुरु बालूनाथ। उनका मानना है कि भानगढ़ की बर्बादी की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं बल्कि एक वचन टूटने से हुई थी। कहा जाता है जब भानगढ़ नाम का कोई शहर नहीं था, तब इन पहाड़ियों पर न महल थे, न बाजार, न सैनिक। तब यहाँ केवल प्रकृति थी और उस प्रकृति के बीच एक साधक वर्षों से तप में लीन, मौन, निर्लिप्त, जिन्हें लोग सम्मान से बुलाते थे गुरु बालूनाथ। जब राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया तो चुनी गई यही पहाड़ी। लेकिन उस समय इस भूमि पर सबसे बड़ा अधिकार किसी राजा का नहीं बल्कि उस तपस्वी का माना जाता था जिसने वर्षों की साधना से इस स्थान को पवित्र बना दिया था। राजा जानते थे कि शक्ति केवल तलवार से नहीं मिलती, आशीर्वाद से भी मिलती है। इसलिए निर्माण शुरू करने से पहले वे गुरु बालूनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। लोक कथा कहती है गुरु बालूनाथ ने राजा को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, राजन, यह नगर बसाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। महल कितना भी भव्य बनाइए, पर उसकी परछाई मेरी तपस्थली तक कभी नहीं आनी चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन इस नगर का वैभव समाप्त हो जाएगा। इतनी सी शर्त राजा ने बिना एक पल सोचे स्वीकार कर ली। समय बीतता गया, भानगढ़ बसता गया, महल ऊंचे होते गए, बाजार समृद्ध होते गए, राजाओं की पीढ़ियां बदलती रही और शायद समय के साथ गुरु बालूनाथ की वह चेतावनी भी धुंधली पड़ती चली गई। हर नया शासक अपने पूर्वज से बड़ा महल चाहता था, ऊंची दीवारें, और भी ऊंचे बुर्ज और भी भव्य महल। शायद किसी ने यह नहीं सोचा कि ऊंचाई कभी कभी विनाश की शुरुआत भी बन सकती है। फिर एक शाम सूरज पश्चिम की पहाड़ियों की ओर झुकने लगा। महल की लंबी होती परछाई धीरे धीरे पत्थरों पर रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी और लोक कथा कहती है कि पहली बार उस परछाई ने गुरु बालूनाथ की तपस्थली को छू लिया। कहा जाता है संत दास ने एक आंखें खोली। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि गहरी निराशा थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने चेतावनी दी थी, अब समय अपना निर्णय स्वयं करेगा। यह नगर रहेगा पर आबाद कभी नहीं होगा। बस इतना ही कहा गया और यही शब्द सदियों तक श्राप बनकर सुनाए जाते रहे। लेकिन अब जरा रुकिए, इतिहास और लोक कथा दो अलग चीजें हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुरु बालूनाथ की यह पूरी कहानी किसी समकालीन मुगल दस्तावेज
किसी राजपूत अभिलेख या किसी शिलालेख में दर्ज नहीं मिलती। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय लोगों की जुबान से आगे बढ़ी, यानी यह एक लोक विश्वास है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना नहीं। फिर भी आज भी जब लोग भानगढ़ आते हैं तो एक बात उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करती है कि पूरे किले में शायद ही कोई ऐसी इमारत मिले जिसकी छत सलामत हो। स्थानीय लोग कहते हैं जो भी नई छत बनाने की कोशिश करता है वह टिकती नहीं है। क्या यह सच है या इसके पीछे कोई वास्तुशिल्पीय कारण छिपा है? उस सवाल का जवाब हम आगे विज्ञान वाले अध्याय में तलाशेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि भानगढ़ की सबसे डरावनी कहानी यही थी तो शायद आप जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इस शहर के इतिहास में एक और नाम दर्ज है जिसका जिक्र आज भी फुसफुसाकर किया जाता है। एक ऐसी राजकुमारी जिसकी सुंदरता की मिसाल पूरे राजपुताना में दी जाती थी, और एक ऐसा तांत्रिक जिसकी दीवानगी ने किंवदंती के अनुसार पूरे शहर की नीयत बदल दी। एक अधूरी चाहत जिसने भानगढ़ को अमर बना दिया। अगर भानगढ़ की पहचान किसी एक कहानी से जुड़ी है तो वह न किसी युद्ध की है न किसी राजा की, बल्कि एक राजकुमारी की। आज भी यहां आने वाला लगभग हर पर्यटक सबसे पहले उसी का नाम पूछता है, राजकुमारी रत्नावती। लेकिन सवाल यह है, क्या वह वास्तव में थी या समय ने इतिहास और कल्पना को एक ही कहानी में पिरो दिया? लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती सिर्फ अपने राज्य की नहीं, पूरे राजपुताना की सबसे सुंदर राजकुमारियों में से गिनी जाती थी। कहा जाता है उनकी सुंदरता के किस्से आमेर से लेकर मेवाड़, दिल्ली से लेकर मालवा तक सुनाए जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका सौंदर्य नहीं था, उनकी बुद्धिमत्ता थी। वे राजनीति समझती थी, औषधियों का ज्ञान रखती थी और राज्य की प्रजा उन्हें केवल राजकुमारी नहीं, अपनी भविष्य की महारानी मानती थी। देश के कई राजघरानों से विवाह प्रस्ताव आने लगे। सोने के रथ, हीरों से भरे संदूक, दुर्लभ घोड़े, कीमती रेशमी वस्त्र, हर दिन महल के द्वार पर नए उपहार पहुंचते। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जो जानता था कि वह कभी इस महल का दामाद नहीं बन सकता। उसका नाम था सिंधु सेवड़ा। उसके बारे में कहा जाता था कि वह साधु नहीं था, तांत्रिक था। लोग उससे डरते थे, उसकी आंखों में देखने से बचते थे और उसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता है वह तंत्र मंत्र, वशीकरण और अघोर साधना में पारंगत था। लेकिन इन दावों का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये सब उस लोक कथा का हिस्सा हैं जो सदियों से सुनाई जाती रही हैं। कहानी कहती है एक दिन जोहरी बाजार में सिंधु सेवड़ा ने पहली बार राजकुमारी रत्नावती को देखा कि एक तांत्रिक राजघराने की राजकुमारी से विवाह करने का सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन जुनून अक्सर तर्क से ज्यादा ताकतवर होता है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी की एक दासी महल के लिए इत्र खरीदने बाजार पहुंची और यहीं लोक कथा के अनुसार सिंधु सेवड़ा ने अपनी सबसे खतरनाक योजना बनाई। उसने उस इत्र पर वशीकरण मंत्र करने का प्रयास किया। विश्वास यह था कि जो भी उस इत्र का प्रयोग करेगा वह उनके वश में हो जाएगा। लेकिन कहानी यहां मोड़ लेती है। कहा जाता है राजकुमारी केवल सुंदर ही नहीं, असाधारण रूप से बुद्धिमान भी थी। जैसे ही उन्होंने इस इत्र को हाथ में लिया, उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ। उन्होंने बिना देर किए वह शीशी महल की खिड़की से बाहर फेंक दी। इत्र सीधे एक विशाल चट्टान पर गिरा और फिर लोक कथा वह मोड़ लेती है जिसने भानगढ़ को अमर बना दिया। कहा जाता है कि वशीकरण का प्रभाव उस निर्जीव पत्थर पर हो गया। वह विशाल चट्टान पहाड़ी से लुढ़कती हुई सीधी सिंधु सेवड़ा की ओर बढ़ी। मृत्यु सामने देखकर सिंधु सेवड़ा ने अपनी अंतिम सांसों में कहा, यदि मैं रत्नावती को नहीं पा सका तो यह नगर भी कभी सुख नहीं पाएगा। यहां रहने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे और उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। लोक विश्वास कहता है कि कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। राजकुमारी सहित असंख्य लोग मारे गए और नगर धीरे धीरे इतिहास बन गया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है? उत्तर है नहीं। अब तक उपलब्ध किसी समकालीन शिलालेख, फारसी दस्तावेज, राजपूत अभिलेख या पुरातात्विक रिकॉर्ड में
राजकुमारी रत्नावती या सिंधु सेवड़ा का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इतिहासकारों का मानना है यह कहानी संभवतः लोक स्मृति में जन्मी और पीढ़ियों तक सुनाई, लेकिन किसी कथा का ऐतिहासिक प्रमाण न होना उसके सांस्कृतिक महत्व को कम नहीं करता, क्योंकि कई बार समाज अपने डर, अपनी कल्पना और अपने इतिहास को एक ही कहानी में बदल देता है। आज भी जब सूरज डूबता है तो कुछ लोग कहते हैं उन्हें इन खंडरों में पायल की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ दावा करते हैं कि उन्होंने महल की खिड़कियों में एक सफ़ेद साया देखा। लेकिन क्या ये सचमुच किसी श्राप की गूंज है या हमारा अपना मन? सूरज डूब चुका है, आखिरी पर्यटक भी बाहर निकल चुके हैं, सरकारी गार्ड मुख्य द्वार पर ताला लगा चुका है। अब भानगढ़ में सिर्फ हवा है, पत्थर है और गहरा होता हुआ सन्नाटा। हर इंसान इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता। कुछ लोग सिर्फ एक सवाल का जवाब खोजने आते हैं, क्या सचमुच रात में यहाँ कुछ होता है? स्थानीय लोगों के बीच एक कहानी वर्षों से सुनाई जाती है। कहा जाता है कुछ युवा रोमांच की तलाश में रात के समय चुपके से इस किले में घुस गए। उनका मकसद भूत ढूंढना नहीं था, वे सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि भानगढ़ की सारी कहानियां सिर्फ अंधविश्वास है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रात जितनी गहरी होती गई उतना ही बदलने लगा माहौल। दिन में जो रास्ते बिल्कुल साधारण लगते थे अब वही रास्ते अनजाने से लग रहे थे। हर टूटी हुई दीवार किसी छिपे हुए चेहरे जैसी दिखाई देने लगी। हर झरोखा मानो किसी की निगाहों से भरा हो। और सबसे डरावनी चीज वह सन्नाटा था जो कानों में आवाज करने लगता है। इसी दौरान उनमें से एक ने अपना कैमरा निकाला। बैटरी पूरी तरह चार्ज थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में कैमरा बंद हो गया। दूसरे ने मोबाइल निकाला, उसका नेटवर्क गायब था। क्या यह कोई असामान्य घटना थी या सिर्फ संयोग? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि डर की सबसे बड़ी ताकत यह होती है वह साधारण चीजों को भी असाधारण बना देता है। और ठीक यही उन युवाओं के साथ भी होने लगा। हवा की आवाज अब फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। पत्थरों पर दौड़ते जानवर मानो किसी के कदमों की आहट बन गए थे। फिर उनमें से एक ने महल की ऊपरी मंजिल की ओर इशारा किया। वहां कोई खड़ा है। बाकी दोनों ने भी ऊपर देखा। कुछ पल के लिए उन्हें लगा जैसे किसी इंसान की आकृति झरोखे के पास खड़ी हो, लेकिन अगले ही क्षण वह गायब हो गई। अब रोमांच डर में बदल चुका था। तीनों बिना पीछे देखे मुख्य द्वार की ओर भागने लगे। भागते समय उनमें से एक युवक का पैर टूटी हुई सीढ़ी पर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। किसी तरह तीनों किले से बाहर निकल गए। अगले दिन उन्होंने अपने अनुभव अपने दोस्तों को बताए। धीरे धीरे यह कहानी फैलती चली गई। आज ऐसी ही दर्जनों कहानियां स्थानीय लोगों, YouTube वीडियोस और सोशल मीडिया पर सुनने को मिल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब भी वही है, क्या इन अनुभवों का मतलब यह है कि भानगढ़ में सचमुच कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में ऐसी घटनाएं केवल भानगढ़ में ही नहीं होती। स्कॉटलैंड के पुराने किले, इंग्लैंड की हवेलियां और जापान के वीरान मंदिर, हर जगह लोग लगभग एक जैसी बातें बताते हैं। परछाइयाँ, अजीब आवाज़ें, किसी के मौजूद होने का एहसास। क्या ये सच है? वाकई किसी आत्मा की मौजूदगी है या हमारे अपने मस्तिष्क का एक अद्भुत भ्रम? अब तक हमने सुनी इतिहास की बातें, लोक कथाएं और लोगों के अनुभव, लेकिन अब समय है इन सभी दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने का। क्या हमारे दिमाग को भी धोखा दिया जा सकता है? रात बीत चुकी है, अंधेरा खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे सवाल अब भी बाकी हैं। क्या भानगढ़ सचमुच श्रापित है? क्या रात में दिखने वाली परछाइयां वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी हैं या हमारा अपना दिमाग हमें धोखा दे सकता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वर्षों तक उन सभी जगहों का अध्ययन किया जिन्हें लोग भूतिया मानते हैं। और हैरानी की बात यह है, अलग अलग देशों में उन्हें एक जैसी चीजें मिली। पुराने किले, वीरान चर्च, खंडहर, घनी सुरंगें और लगभग हर जगह एक अदृश्य समानता, इंफ्रासाउंड। हमारे कान लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं।
लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे भी आवाजें होती हैं, इतनी धीमी कि हम उन्हें सुन नहीं सकते। इन्हें कहा जाता है इंफ्रासाउंड्स। हम उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उन्हें महसूस कर सकता है। अब जरा भानगढ़ को ध्यान से देखिए। तीन ओर पहाड़, संकरे रास्ते, टूटी हुई दीवारें, लंबे गलियारे और तेज हवाएं। जब हवा इन पत्थरों और गलियारों से टकराती है तो कुछ परिस्थितियों में बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी तरंगें जिन्हें इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन उनका प्रभाव महसूस कर सकता है। सालों पहले ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन और उनकी टीम ने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने स्वयंसेवकों को एक विशेष कमरे में बिठाया। उन्हें यह नहीं बताया गया कि कमरे में क्या होने वाला है। फिर बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनि यानी इंफ्रासाउंड कमरे में छोड़ी गई, ऐसी ध्वनि जिसे कोई सुन नहीं सकता था। कुछ ही मिनटों बाद कई लोगों ने लगभग एक जैसी बातें कही। किसी ने कहा, मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। किसी ने कहा, अचानक बहुत बेचैनी होने लगी। किसी ने दावा किया, मुझे कमरे के कोनों में से एक काली आकृति दिखाई दी। लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनियां कुछ लोगों में बेचैनी, घबराहट और किसी की मौजूदगी जैसा एहसास पैदा कर सकती हैं। यह प्रभाव हर व्यक्ति में समान नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मस्तिष्क अधूरी दृश्य जानकारी को अपने डर और कल्पना से पूरा कर देता है, और तब एक साधारण परछाई भी हमें किसी इंसान जैसी दिखाई देने लगती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बेहद करीब स्थित है। रात होते ही यह इलाका जंगली जानवरों की दुनिया बन जाता है। तेंदुए, लकड़भगे, जंगली सूअर, सियार, उल्लू और सैकड़ों चमगादड़। जब ये जानवर पुरानी पत्थर की इमारतों में चलते हैं तो उनकी छोटी सी आहट भी गूंजकर कई गुना बड़ी सुनाई देती है, और हमारा दिमाग उसे किसी अदृश्य कदम की आवाज समझ सकता है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे हमारी यात्रा शुरू हुई थी। आखिर सूर्यास्त के बाद प्रवेश क्यों बंद है? क्या सरकार भूतों से डरती है? नहीं, असल वजह काफी व्यवहारिक है। रात में यहाँ कोई रोशनी नहीं, टूटी हुई सीढ़ियां, गहरी खाइयां, जहरीले जीव, जंगली जानवर और कई ऐसी जगह जहां हल्की सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। यही कारण है कि सुरक्षा के लिए सूर्यास्त के बाद प्रवेश में रोक लगाई गई। और अब एक आखिरी सवाल, आखिर पूरे भानगढ़ में अधिकांश इमारतों की छतें क्यों नहीं बची? क्या यह किसी श्राप का असर है या समय का? पुरातत्व विशेषज्ञ बताते हैं इन इमारतों का अधिकांश निर्माण पत्थरों की पारंपरिक चिनाई से हुआ था। सदियों की बारिश, भूकंपीय कंपन और रखरखाव के अभाव में सबसे पहले भारी पत्थर की छतें ढही। आज संरक्षण कार्य के दौरान भी नई छतें जोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे मूल ऐतिहासिक स्वरूप बदल जाएगा। तो क्या विज्ञान ने भानगढ़ का रहस्य पूरी तरह सुलझा दिया? शायद नहीं। विज्ञान हमें यह समझा सकता है कि डर कैसे पैदा होता है, आवाजें क्यों गूंजती हैं, परछाइयां अलग अलग क्यों दिखाई देती हैं, लेकिन विज्ञान किसी इंसान की व्यक्तिगत अनुभूति को पूरी तरह नकार भी नहीं सकता। जो लोग यहाँ डर महसूस करते हैं उनका डर उनके लिए वास्तविक होता है, बस उसकी वजह अलग हो सकती है। रात बीत चुकी है। सूरज एक बार फिर अरावली की चोटियों के पीछे निकल आया है। कल रात यही पत्थर डरावने लग रहे थे। आज यही पत्थर इतिहास बनकर हमारे सामने खड़े हैं। सवाल वही है, लेकिन शायद उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदल चुका है। हमने इस यात्रा में एक समृद्ध नगर को देखा जिसे राजाओं ने सपनों की तरह बसाया। हमने सुनी गुरु बालूनाथ की लोक कथा, राजकुमारी रत्नावती और सिंधु सेवड़ा की कहानी। हमने उन लोगों के अनुभव भी सुने जो दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ असामान्य महसूस किया। और फिर हमने विज्ञान से भी ये सवाल पूछा। इतिहास हमें बताता है कि भानगढ़ वास्तव में एक समृद्ध शहर था। वह बसाया गया था, फला फूला और फिर धीरे धीरे उजड़ गया। लेकिन इतिहास अब भी यह पूरी निश्चितताओं के साथ नहीं बताता कि उसका अंत ठीक कैसे हुआ। यही अधूरापन लोक कथाओं को जन्म देता है। हर समाज अपनी स्मृतियों को सिर्फ किताबों में नहीं रखता, वह उन्हें कहानियों में भी संजोता है। कभी वे कहानियाँ सच होती हैं, कभी सच और कल्पना का संगम।
लेकिन उनका महत्व केवल इस बात में नहीं होता कि वे पूरी तरह सत्य हैं या नहीं। उनका महत्व इस बात में होता है कि वे पीढ़ियों तक लोगों की पहचान बन जाती हैं। भानगढ़ ऐसी ही एक जीवित लोक कथा है। दूसरी ओर विज्ञान हमें सिखाता है कि हर रहस्य के पीछे एक कारण खोजा जा सकता है। इंफ्रासाउंड, ध्वनि का गूंजना, अंधेरा, जंगली जानवर और हमारा अपना मस्तिष्क, इन सब के मेल से ऐसे अनुभव जन्म ले सकते हैं जो हमें अलौकिक लगते हैं। लेकिन विज्ञान भी आज यह दावा नहीं करता कि उसने भानगढ़ के हर प्रश्न का उत्तर खोज लिया है, क्योंकि विज्ञान का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न पूछता है। शायद भानगढ़ का असली रहस्य इन पत्थरों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम किसी अंधेरी जगह पर खड़े होते हैं तो क्या हम सच देख सकते हैं या अपने डर? क्या हम इतिहास पढ़ते हैं या कहानियों पर विश्वास करने लगते हैं? और क्या दोनों एक साथ सच हो सकते हैं? शायद यही भानगढ़ का सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं जब पहली बार भानगढ़ आया था तो मेरे मन में भी वही सवाल था जो शायद आपके मन में भी था। क्या यह जगह सचमुच भूतिया है? लेकिन यहां से लौटते समय मेरे साथ एक अलग सवाल गया। क्या हर रहस्य को सिर्फ डर की नजर से देखना चाहिए या हमें इतिहास, लोक कथा और विज्ञान तीनों को साथ लेकर चलना चाहिए? 400 वर्षों से भानगढ़ वहीं खड़ा है। राजाओं को जाते देखा, साम्राज्यों को बदलते देखा, कहानियों को जन्म लेते देखा, वैज्ञानिकों को सवाल पूछते देखा और लाखों पर्यटकों को एक ही सवाल लेकर आते देखा। शायद भानगढ़ की सबसे बड़ी ताकत उसका श्राप नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका रहस्य है। क्योंकि जिस दिन हर सवाल का जवाब मिल जाएगा उस दिन भानगढ़ सिर्फ एक पुराना किला रह जाएगा। लेकिन जब तक कुछ सवाल बाकी हैं तब तक यह सिर्फ एक किला नहीं, भारत की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक रहेगा। अब फैसला आपका है। अगर एक दिन आप सूर्यास्त से ठीक पहले भानगढ़ के इन खंडरों में अकेले खड़े हों तो आपको क्या दिखाई देगा? एक श्राप, एक वैज्ञानिक रहस्य या सिर्फ इतिहास की खामोशी? कुछ प्रश्नों के उत्तर इतिहास देता है, कुछ के उत्तर विज्ञान खोजता है और कुछ समय के साथ भी रहस्य ही बने रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे केवल शेयर मत कीजिए, बल्कि अपने विचार भी साझा कीजिए। क्या आपको लगता है कि भानगढ़ का रहस्य विज्ञान समझ सकता है या समझा सकता है, या कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो आज भी हमारी समझ से परे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके विचार पढ़ना चाहूंगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे भारत की किसी और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।